नमस्कार दोस्तों, आज फिर से कुछ इंटरेस्टिंग मार्केटिंग की बातें करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग मार्केटिंग के क्वेश्चंस की बात करेंगे और समझेंगे कि होलिस्टिक मार्केटिंग और मार्केटिंग ओरिएंटेशन कंसेप्ट होता क्या है। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से फिर एक बार शुरुआत करेंगे, जैसे कि हमने शुरुआत की थी पिछले वीडियो। क्या मार्केटिंग की डेफिनेशन जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, क्या वही है कि चेंज हो गई है? नीड के बारे में जो हम बात करते हैं, क्या शुरू से यही डेफिनेशन थी कि ये चेंज हो गई है? इसके बारे में बात करेंगे। कंज्यूमर को आज की डेट में सारे मार्केटर किंग या क्वीन कहते हैं। क्या ऐसा ही था शुरू से लास्ट 50 सालों में कि कुछ चेंज हुआ है? इसके बारे में समझेंगे। और थोड़ा सा ये मार्केटिंग की ओरिएंटेशन समझने के लिए हम समझेंगे स्टोरी ऑफ स्कूटर्स। स्कूटर्स कैसे इवॉल्व हुए इंडिया में, इसकी भी थोड़ी बात करेंगे। बजाज चेतक की, एलएमएल एनवी की, होंडा एक्टिवा की भी कुछ बात करेंगे। और क्या कंज्यूमर्स हमेशा लो प्राइस देखते हैं या क्वालिटी देखते हैं या कुछ और देखते हैं जब भी प्रोडक्ट खरीदते हैं? तो ये सब इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। मेरा नाम है गिरीश तनेजा और मार्केटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक कंसेप्ट्स की मैं बात करूंगा। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम कुछ मार्केटिंग कंसेप्ट्स की बात करते हैं और समझते हैं कि मार्केटिंग इवॉल्व कैसे हुई और मार्केटिंग शुरुआत से कैसे थी और कैसे मार्केटिंग की डेफिनेशन चेंज हुई। देखिए, जब किसी कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो मतलब उसमें प्रोडक्शन बढ़ती है। बट इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे नहीं थी कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, और डिमांड बहुत ज़्यादा थी बट लोगों की पेइंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो जो भी कंपनी ठीक ठाक सा प्रोडक्ट बना रही थी, अवेलेबल करा रही थी और ठीक प्राइस में या लो प्राइस में अवेलेबल करा रही थी, वो प्रोडक्ट बिक रहा था और इसी को प्रोडक्शन कंसेप्ट का नाम दिया गया। इसको मैं रिलेट करना चाहूंगा बजाज चेतक की स्टोरी से। बजाज चेतक ने जब 70s में चेतक लॉन्च किया तो 70s 80s में, मुझे याद है मेरे बचपन के दिनों में, इसकी वेटिंग 1 से 2 साल हुआ करती थी क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और प्रोडक्ट उतना ज्यादा नहीं बन रहा था जितनी डिमांड थी। इसीलिए जो भी मिल रहा था और ठीक प्राइस में मिल रहा था, लोग रेडी थे और जिनके पास पैसा था वो तो ब्लैक में भी चेतक को खरीदने को तैयार था। और यही प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि मार्केटिंग उस टाइम पे कस्टमर्स फेवर करेंगे उस प्रोडक्ट को जो अवेलेबल है और जो लो प्राइस पे मिल रहा है। उसके बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ कंपटीशन सेट इन होने लगा। हर इंडस्ट्री में एक एक दो दो कॉम्पिटिटर आने लगे और जब कंपटीशन आने लगा तो दौड़ हुई क्वालिटी में, फीचर्स में। तो जिन कंपनीज ने थोड़े अच्छे फीचर्स, अच्छी लुक्स देनी शुरू की, मार्केटिंग की डेफिनेशन भी उस हिसाब से चेंज हुई। मार्केटर ने यह समझा कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को फेवर करेंगे जो अच्छे फीचर्स देंगे या अच्छी क्वालिटी देंगे। और स्कूटर्स में ही मैं थोड़ी सी आगे बात करूं, जब मैं कॉलेज टाइम में हुआ तो एलएमएल एनवी बड़ा ही स्टाइलिश लुकिंग स्कूटर लॉन्च किया और चेतक को कंपटीशन देना शुरू किया। हालांकि कुछ और भी कंपनीज थी बट जो मेजर कंपटीशन शुरू किया तो प्रोडक्ट फीचर्स पे, लुक्स पे, क्वालिटी पे बात शुरू हुई। और इसी को ओरिएंटेशन को हम प्रोडक्ट कंसेप्ट कहते हैं कि कस्टमर विल स्टार्ट फेवरिंग दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर हैविंग गुड फीचर्स, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम लोगों को लगने लगा कि मार्केटिंग जो है वो सेलिंग का नाम है, वो प्रमोशन का नाम है। कंपटीशन बिल्ड होने लगा तो कंपटीशन भी बिल्ड होने लगा और कंपनी समझने लगी कि अगर हम प्रोडक्ट कैसा भी बना लें, अगर हम एडवर्टीजमेंट अच्छी करेंगे, प्रमोशन एग्रेसिव होगा तो हम पुश कर पाएंगे उस प्रोडक्ट को। और वो काफी हद तक सच भी था क्योंकि जो दिखता था वो बिकता था। इसको सेलिंग कंसेप्ट के नाम से जाना गया।
बट जब इकोनॉमी और ग्रो हुई, कंपटीशन भी बढ़ा, कंज्यूमर भी अवेयर हुआ, तो कंज्यूमर की समझ बढ़ी और कंज्यूमर ने कहा कि जो मुझे चाहिए बस वो मुझे चाहिए, और वो जो बना रहा है वो उस तरह का प्रोडक्ट अगर कोई दे रहा है तो कंज्यूमर उसके लिए पैसा भी देने को तैयार था, खरीदने को भी तैयार था और वेट करने को भी तैयार था। और इसके लिए अगेन स्कूटर का मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेना चाहूंगा, होंडा एक्टिवा। जब बड़े बड़े प्लेयर, बजाज ने ये माना कि स्कूटर मार्केट ग्रो नहीं कर रहा है, स्कूटर मार्केट को उन्होंने छोड़ दिया जो कि बहुत सालों से लीडर थे, होंडा एक्टिवा ने समझा कि ये स्कूटर को नहीं, लोग गियर्स नहीं चाहते स्कूटर में, और गियरलेस स्कूटर्स लॉन्च किए और उस रेंज में लॉन्च किए जिस रेंज में बाइक्स आती हैं, और इतने अच्छे गुड लुकिंग स्कूटर लॉन्च किए तो लोगों ने अपना प्यार जाहिर किया। और ये एक रियल मार्केटिंग का एग्जांपल है कि नीड समझ के उन्होंने स्कूटर बनाया और इतना बिका और बाइक के रेट पे आज भी बिक रहा है। तो इसको मार्केटिंग कंसेप्ट से जोड़ा जा सकता है कि नीड समझ के अगर आपने प्रोडक्ट बनाया तो बिकेगा अपने आप। और यही बहुत सारे ऑथर कहते हैं कि नीड समझ के बनाया तो सेलिंग विल बी सुपरफ्लुअस, सेलिंग विल बी ऑटोमेटिक, कोई पुश करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। देन वैल्यू कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट की ही मैं एक एक्सटेंशन कहूंगा कि आप कस्टमर को एक ऐसी वैल्यू दे पा रहे हैं जिसमें बेनिफिट्स उसके कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। अब वैल्यू कई तरह की हो सकती हैं, वैल्यू कई तरह की हो सकती हैं और 4 तरह की वैल्यू की ज्यादा बात की गई लिटरेचर में। इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, मतलब आपका प्रोडक्ट सेम फंक्शन कर रहा है बट सस्ता है तो इकोनॉमिक वैल्यू की बात होगी। फंक्शनल वैल्यू कि आपके प्रोडक्ट में फीचर्स ज्यादा हैं तो फंक्शनल वैल्यू है। एक्सपीरियंशियल वैल्यू, आपका प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है तो इसको एक्सपीरियंशियल वैल्यू का नाम दिया गया। और सोशल वैल्यू कि प्रोडक्ट को देखने से सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ती है या दोस्तों के साथ उस प्रोडक्ट को यूज करने का कुछ मजा है तो उसको सोशल वैल्यू का नाम दिया गया। तो अगर बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा है, और इसमें डेफिनेशन में ये भी बात की गई कि सुपीरियर वैल्यू हो, कॉम्पिटिटर से भी बेटर वैल्यू दे पाए तो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को भर भर कर प्यार करेंगे और आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये मार्केट वैल्यू कंसेप्ट। और मार्केटिंग के बाद एक कंसेप्ट जो काफी फेमस हुआ डेवलप्ड कंट्रीज में, अभी शायद इंडिया में उतना फेमस नहीं है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, जिसमें कस्टमर और नीड के सिवाय सोसाइटी की नीड की भी बात कही गई। और इसमें कहा गया कि कंपनी को सिर्फ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन तक नहीं सोचना चाहिए बट सोसाइटी की, ह्यूमन वेलफेयर की भी सोचना चाहिए। जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको यह भी देखना है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा ना करें, आप पॉलिथीन जैसी चीजें ना यूज करें, और कंज्यूमर्स के लिए तो अच्छा आप बना रहे हैं बट सोसाइटी के लिए भी नुकसान ना करें। तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट ने सोसाइटी नीड को भी ध्यान में रखते हुए अगर आप मार्केटिंग करेंगे तो कंज्यूमर्स आपको फेवर करेंगे और डेवलप्ड कंट्रीज में करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ रिलेटेड कंसेप्ट होलिस्टिक मार्केटिंग से पहले मैं बात करूं तो मार्केटिंग मायोपिया की बात काफी बुक्स में की। मार्केटिंग मायोपिया में क्या है, एक शॉर्ट साइटेडनेस अप्रोच है मार्केटिंग की। शॉर्ट साइटेडनेस अप्रोच का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में शायद सोच रहे हैं बट शायद आप कस्टमर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ये एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच कही जाएगी। अगर आप ये शॉर्ट साइटेड अप्रोच रखेंगे तो शायद आपका प्रोडक्ट या कंपनी ना बचे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं,
ब्लैकबेरी फोन जो एक टाइम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता था, शॉर्ट साइटेडनेस का एग्जाम्पल हुआ, और मार्केटिंग मायोपिया की वजह से आज की डेट में ब्लैकबेरी फोन की हम बात भी नहीं करते हैं। तो आपको अपना मायोपिक व्यू नहीं रखना है, नीड को समझते रहना है और नीड कैसे इवॉल्व हो रही है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बदलते रहना है। और फाइनली, जिससे पहले कि मैं होलिस्टिक में जाऊं, इस डायग्राम से हम सेलिंग और मार्केटिंग कंसेप्ट के डिफरेंस को फिर से एक बार समझ लेते हैं कि सेलिंग जो है स्टार्ट होती है फैक्ट्री से, और फैक्ट्री में जो हम बना सकते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं और उन प्रोडक्ट को बना के हम बेचने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट हम कमाने की कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सेल कर। ये सेलिंग अप्रोच की बेसिक फिलॉसफी है, जबकि मार्केटिंग अप्रोच की फिलॉसफी इससे बिल्कुल उल्ट है। मार्केटिंग अप्रोच नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो मार्केटिंग अप्रोच है। सबसे पहले मार्केट का मतलब कस्टमर से समझे कि कस्टमर की नीड क्या है और नीड को समझते हुए बाकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज 4 पीस पे फोकस करें, और प्रॉफिट जो आपने कमाना है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से कमाना है, रिपीट परचेज से कमाना। और फाइनली फिर हम आते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मार्केट में 4 ऐसी फोर्सेस हैं जो बड़ी तेजी से चेंज हो रही हैं, और इन 4 फोर्सेस की वजह से कंज्यूमर को चेंज होना पड़ेगा, कंपनी को चेंज होना पड़ेगा, और कंपटीशन का एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। और इन सब से टैकल करने के लिए होलिस्टिक मार्केटिंग की जरूरत पड़ी। तो होलिस्टिक मार्केटिंग की हम बात करें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये फोर्सेस क्या हैं और क्या इनके नतीजे हैं। तो 4 फोर्सेस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक्नोलॉजी में हम सबको पता है कि इंटरनेट आने के बाद रेवोल्यूशनाइज हो गया है टेक्नोलॉजी और सब कुछ चेंज हो गया है। दूसरा बड़ा चेंज जो फोर्स है ग्लोबलाइजेशन। आज की डेट में चीजें ग्लोबलाइज हो रही हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है एनवायरनमेंट में या चेंजेस हो रहे हैं उस सब की खबर हम सबको लग जाती है फटाफट, क्योंकि ग्लोबलाइज हो गया एनवायरनमेंट, मीडिया, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इस वजह से ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो जो प्रोडक्ट डेवलप्ड नेशंस में लॉन्च हो रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस में भी लोग चाहते हैं फटाफट उस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलें। तीसरा बड़ा चेंज, तीसरी बड़ी फोर्स जो है वो है फिजिकल एनवायरनमेंट। आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग दोनों ही हो रही हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, और इस चेंज की वजह से बहुत नए तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जैसे कि क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट, एसी की रिक्वायरमेंट, हेल्थ केयर में डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट बढ़ रही हैं। और चौथा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो कंपनीज खुद ही सोशली रिस्पॉन्सिबल हो रही हैं, और कुछ कंट्रीज में रेगुलेटर, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि प्राइवेट कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल काम करने शुरू करें। तो ये 4 मेजर फोर्सेस से क्या फर्क पड़ रहा है? पहली फर्क पड़ रहा है कंज्यूमर में। कंज्यूमर ऑनलाइन हो गया है, टेक एनेबल हो गया है, सर्च करने लगा है, कम्युनिकेट करने लगा है, परचेस करने लगा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया। आज का कंज्यूमर जितना यंग कंज्यूमर है उतना ज्यादा टेक सेवी है, इंटरनेट सेवी है, इजीली इंटरेक्ट कर पाता है कंपनी से, और अगर कुछ पसंद नहीं है तो रिजेक्ट भी कर पाता है मार्केटिंग ऑफर, और ज्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है क्योंकि YouTube पे वो हाउ टू देख पा रहा है। तो हाउ टू डू दिस, तो सेम प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यू निकाल पा रहा है। अगर मेरे पास घर में एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर से मुझे शायद एक चीज आती होगी, बट मैं 2-3 और नई चीजें सीख पा रहा हूं, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारा मटेरियल है जो ऑनलाइन मैं देख के कर पा रहा हूं। और
सिर्फ कंज्यूमर ही कैपेबल नहीं हुआ है, कंपनी भी कैपेबल हुई, क्योंकि कंपनी के पास भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की फोर्स आई है, तो उससे कंपनी ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रही है और कंज्यूमर को दे पा रही है, और कंज्यूमर तक क्विकली रीच कर पा रही है। अब की डेट में डायरेक्टली और कस्टमाइज मैसेजेस वो एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कर पा रही है। तो कंपनी को भी कंज्यूमर के साथ साथ फायदा हुआ है। कंपनी को और क्या फायदे हुए? कंपनी इंप्रूव कर पा रही है अपनी परचेसिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, चाहे वो एम्प्लॉयज के साथ है, चाहे वो कस्टमर्स के साथ है, इन सब के बारे में। और इन सब से फायदा क्या हो रहा है? कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ रही है। अब तीसरा, एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हुए? एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे डीरेगुलेशन में बात करूं। डीरेगुलेशन का एक सिंपल सा मतलब है कि बिजनेस करने के लिए बैरियर्स को कम किया जा रहा है, रेगुलेशंस को कम किया जा रहा है, ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। कंट्री लाइक इंडिया में भी फ्री ट्रेड की बातें की जा रही हैं, कम इंटरफेरेंस की बातें की जा रही हैं। तो ये सब और क्या है? डीरेगुलेशन ही तो है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है। जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा वो अब प्राइवेट प्लेयर्स को दी जा रही है, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इनएफिशिएंट चल रही हैं करप्शन की वजह से या डिफरेंट और रीजंस की वजह से। तो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट किया जा रहा है। रिसेंट एग्जांपल मैं बात करूं तो एयर इंडिया की, जिसको मेजर स्टेक जिसका टाटास ने लिया और अभी प्राइवेटाइजेशन हुआ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का। और इसी तरह सरकार ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये कंपनीज उन हाथों में जाएं जो उन्हें इफेक्टिवली रन कर पाए। तीसरा, रिटेल में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बड़ी कंपनीज आई हैं रिटेल में, रिलायंस, डीमार्ट जैसी कंपनीज जो बड़े बड़े स्टोर बना पा रही हैं, ऑर्गेनाइज स्टोर बना पा रही हैं। पहले स्मॉल किराना स्टोर्स ही होते थे, बट ऑर्गेनाइज बड़े स्टोर्स के आने की वजह से। और दूसरा एक रिटेल में ट्रांसफॉर्म हुआ है ई रिटेलिंग का। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये एक ई रिटेलिंग का एग्जाम्पल है। तो रिटेल ऑल टुगेदर बदल रहा है इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड। और एक चेंज जो हो रहा है वो है डिसइंटरमीडिएशन। डिसइंटरमीडिएशन जैसे कि नाम ही है, बीच में से इंटरमीडियरीज कम हो रही। पहले 2 या 3 इंटरमीडियरीज थी मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में, अब या तो एक रह गई है, बड़े डीमार्ट जैसे स्टोर रह गए हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं, या फिर डायरेक्ट टू कंज्यूमर वेबसाइट्स बन रही हैं और हम डायरेक्टली ऑर्डर दे पा रहे हैं इन वेबसाइट्स को। तो बीच में से इंटरमीडियरीज कम हो रही हैं और इसका फायदा कंज्यूमर को मिल रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को बीच में जो कमीशन जाता था होलसेलर रिटेलर को, अब डायरेक्टली उन्हें ज्यादा डिस्काउंट मिल पा रहे हैं। तो इसको डिसइंटरमीडिएशन का नाम दिया गया। और लास्ट जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है वो है ब्रांड्स। बड़े बड़े ब्रांड्स कुछ इंडस्ट्रीज में मर्ज हो रहे हैं। टेलीकॉम की बात करूं तो इंडिया में इस समय जियो और एयरटेल का बोलबाला है। इसी तरह से ज्यादातर इंडस्ट्रीज में 2 या 3 बहुत मेगा ब्रांड्स हैं जो एमर्ज हो रहे हैं। तो अब इतना सब कुछ होने की वजह से, और एक चीज, प्राइवेट लेबल्स, अब जब रिटेलर बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े रिटेलर बढ़ रहे हैं, तो उसका एक फर्क ये भी पड़ रहा है कि प्राइवेट लेबल्स आ रहे हैं। प्राइवेट लेबल्स मतलब कि ब्रांड्स ओन्ड बाय इंटरमीडियरीज, आइदर बाय द होलसेलर और बाय द रिटेलर्स। यहां पे एक एग्जांपल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अपोलो फार्मेसी। अपोलो फार्मेसी हिमालय की तरह उन्होंने फेस वॉश, नीम फेस वॉश निकाला, या सेवलॉन की तरह एंटीसेप्टिक लिक्विड निकाला। तो अब ये प्राइवेट लेबल्स भी ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े रिटेलर्स आ रहे हैं, और इसका फायदा रिटेलर्स को इस तरह से हो रहा है
कि उनको ज्यादा मार्जिन मिलता है अपने ब्रांड्स या अपने लेबल्स बनाने में, और कंज्यूमर को फायदा इस तरह से मिल रहा है कि कंपैरेटिवली सस्ती चीज मिल जाती है और लगभग सेम और सिमिलर सी क्वालिटी मिल जाती है। तो अब इतना कुछ चेंज हो रहा है, तो इस सब को लिए जरूरी हो गया है एक कंसेप्ट जिसे हम कह रहे हैं होलिस्टिक मार्केटिंग। और होलिस्टिक मार्केटिंग है क्या? होलिस्टिक मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। किसके बारे में? टू मैनेज स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स। और ये 4 तरह के कंसेप्ट हैं जिसका अमेलगमेशन है होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मतलब ही है कि पूरा 360 डिग्री मार्केटिंग। और इस 360 डिग्री में मार्केटिंग में हम 4 कंसेप्ट की बात करते हैं मेनली: रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इन चारों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग जैसे कि नाम ही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने की कॉन्स्टिट्यूएंट्स या की स्टेक होल्डर से बनाने के लिए, सो दैट की लॉन्ग टर्म तक अच्छा बिजनेस कर पाए। और की कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन? कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, मार्केटिंग पार्टनर्स या फाइनेंशियल कम्युनिटी, ये एक बिजनेस के की कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और इसका फायदा क्या होता है? फायदा होता है कि आप एक अच्छा मार्केटिंग नेटवर्क बना पाते हैं जो कि आपकी कंपनी और आपके सपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स हैं, जो म्यूचुअली प्रॉफिटेबल एक बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो वो टाइम गया जब ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग का टाइम था कि एक बार सेल की और भूल गए, उसको कहा जाता था ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। आज हमारा फोकस है पहली बार सेल कर बार बार कस्टमर को बुलाना, रिपीट परचेज कराना, उसको बढ़िया सर्विस देना, उससे बढ़िया लॉन्ग टाइम तक बात करना, लॉन्ग टाइम तक उससे रिपीट परचेज लेना, रेफरेंसेस लेना और इतना सेटिस्फाई कर देना कि वो अपने आप आपकी रिकमेंडेशन करे और आपके लिए कस्टमर लेके आए। ये है रिलेशनशिप मार्केटिंग। दूसरा कंसेप्ट जिसे बात करेंगे वो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अब ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जैसे कि नाम ही है इंटीग्रेटेड, जो चारों पीस हैं उन सब का एक इंटीग्रेशन करना। सारी एक तरह की बात कह रहे हैं, चाहे क्रिएट है, कम्युनिकेट है, डिलीवर है, वैल्यू की बात इस तरह से करें कि होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। इसके लिए मैं बात करना चाहूंगा 1+1 2 ना होकर 1+1 11 होना। और वो कैसे होगा इसका मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा बात करूंगा एप्पल के एग्जाम्पल से। एप्पल अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, नया प्रोडक्ट लाता है, एक प्रीमियम प्रोडक्ट की बात करता है और प्राइसेस भी प्रीमियम होते हैं, 1-1.5 लाख के प्रोडक्ट होते हैं और इनके स्टोर्स देख लो तो दिल खुश हो जाता है। इतने प्रीमियम स्टोर्स होते हैं, जैसे होटल के रूम्स भी नहीं होते वैसे इनके स्टोर्स होते हैं। तो प्रीमियम इनकी प्लेस की भी स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन की भी रहती है। और तो ये सारी एक जैसी बात करना, इसको ही इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का नाम दिया गया। तो अगर बीच में से एक भी चीज अलग डायरेक्शन में हो, जैसे कि प्राइस में आपने 50% डिस्काउंट कर दिया, या स्टोर जो है आपके बहुत अच्छे नहीं है और बट प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छा बनाया, तो इसको डिसइंटीग्रेटेड मार्केटिंग कह देंगे और उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का कंसेप्ट से इफेक्ट आता है। तो इसीलिए हम इसे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का नाम देते हैं। तीसरा जो कंसेप्ट इसमें हम बात करते हैं वो इंटरनल मार्केटिंग। अब इंटरनल मार्केटिंग में ये बात समझ लें कि इंटरनल कस्टमर्स होते कौन है? वो होते हैं एम्प्लॉइज। तो अगर आपने एम्प्लॉइज को खुश रखा तो वो आपके बाहर वाले कस्टमर्स को खुद खुश रखेंगे। तो टास्क हायरिंग है, चाहे ट्रेनिंग है, चाहे मोटिवेटिंग है, आपने एबल एम्प्लॉइज करने हैं और जो कस्टमर्स को अच्छी तरह सर्व कर पाए, तभी बात बनेगी। तो इंटरनल मार्केटिंग में स्टाफ को मोटिवेटेड रखना है, ट्रेनिंग अच्छी देनी है, रिवॉर्ड अच्छे देने हैं
और क्वालिटी स्टाफ ही हायर करना है। कल्चर ऐसा क्रिएट करें कि स्टाफ को काम करने का मजा आए, लॉन्ग टर्म तक वो आपके साथ एसोसिएटेड रहे और वो आपके कस्टमर्स को भी खुश रखे, सेटिस्फाई रखे। तो ये तीसरा कंसेप्ट। और चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमने नाम दिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और परफॉर्मेंस में शुरुआत में हम बात करते थे सिर्फ फाइनेंसेस की, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की, कि आपने प्रॉफिट्स अच्छे रखने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा रखना है, नेट प्रॉफिट अच्छा रखना है, वो तो चाहिए ही चाहिए। बट आज की डेट में हम जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की, सोशल इम्पैक्ट की भी बात करते हैं कि आपने एनवायरमेंट पे, आपके बिजनेस ने कैसा पॉजिटिव इम्पैक्ट किया, नेगेटिव तो नहीं किया। और सोशल इम्पैक्ट, सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट किया गया, वो भी पॉजिटिव। जो लोकल कम्युनिटीज हैं आपकी, क्या उनके साथ आप जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या आपने हॉस्पिटल्स या कुछ अच्छी स्कूल्स या इस तरह की चीजें बनाई हैं। मैं बात करूंगा टाटा की, चाहे जमशेद नगर की बात करें, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज बनाई। या मैं बात करूंगा जिंदल्स की, जो कि हिसार से बिलोंग करते हैं और मैं भी बिलोंग करता हूं, तो हिसार में स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, पार्क्स भी हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो ये सारी चीजें आती हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और अगर ये चारों चीजें आप अच्छी तरह करते हैं तो आप एक होलिस्टिक मार्केटर हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपकी कोई भी क्वेरीज है कमेंट करें, कोशिश करूंगा जवाब देने की। और इस सीरीज को देखते रहें, मेरे साथ बने रहें। गिरीश तनेजा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।